नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी तनातनी की। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इजराइल उसके ऊपर हुए बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का जवाब देगा, कोई बदला लेगा, और ये लड़ाई अब कहाँ तक जाएगी? क्या ये बड़े फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट होगी? क्या जो एलाइज हैं अलग अलग देशों के वो एक दूसरे के साथ आएंगे और इसका भारत पर, पूरी दुनिया पर किस तरह का असर पड़ेगा? तो ये तस्वीरें जो आप सबने पिछले एक दो दिनों के दौरान देखी हैं, जब ताबड़तोड़ मिसाइलें चली ईरान से और वो जाकर गिरी इजराइल में। हालांकि इजराइल ने दावा किया, अब दोनों तरफ से अलग अलग दावे आ रहे हैं। इजराइल ने दावा किया कि उसने ज़्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया और कुछ एक मिसाइल हैं वो उसके बाहरी इलाकों में गिरी। उधर ईरान दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइलें सेट टारगेट पे लगी, जहां पर मोसाद हेडक्वार्टर्स, वहां के इजराइल की जो और तमाम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको हिट किया। दूसरी तरफ इजराइल ने एक बड़ा हमला कर दिया है लेबनान पे, जहां उसकी लड़ाई हिजबुल्लाह से हो रही है। ऐसा शिया इस्लामिक गुट जो कि आतंकवादी गुट कहलाता है और बना भी वो ईरान की मदद से ही है और ईरान की मदद से ही चलता है, लेकिन इजराइल के साथ कट्टर दुश्मनी। तो काफ़ी फ्रंट्स पे अलग अलग जगह पे लड़ाई लड़ी जा रही है। आगे इसके क्या मायने हैं? क्या एक बड़े फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट होगी? और अगर हो गई तो पूरी दुनिया के लिए इसके क्या मायने रहेंगे और भारत के संदर्भ में भी हम इसे कैसे देखेंगे? तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोहरा साहब, द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टीकू सिंह, पूर्व डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार और सामरिक विश्लेषक रोबिंदर सचदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं हम दीपक वोहरा साहब आपसे ही। एक जब ये सब कुछ चल रहा था पिछले एक दो दिनों में और विदेशी मीडिया में, चाहे अल जजीरा हो चाहे दूसरे चैनल हो, CNN वगैरह, एक टर्म का इस्तेमाल हो रहा था कि ये जो हो रहा है ये पॉलिसी है एस्केलेट टू डी एस्केलेट। ये बात समझ में नहीं आई कि ये कौन सी पॉलिसी होगी या ये कौन सा तरीका हो सकता है कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट। क्या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है और क्या वही हो रहा है? हमारी को साहब बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ। यू गाइस आर ब्रिलियंट, यू आर वन ऑफ द बेस्ट चैनल। आप खुद तो बेमिसाल है। अब आपने मैडम आरती को और रविंद्र सचदेव साहब और अशोक सज्जनहार साहब को बोला है तो मेरी क्या जरूरत है? मैं तो जा रहा हूँ। ब्रिलियंट पीपल, अदर गेट्स। ये होता है जो एस्केलेट टू डी एस्केलेट, वही चीज है। लेट्स लूज द वॉर इन ऑर्डर टू विन इट। क्या आप बकवास करते हैं? मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ, सो प्लीज गिव मी अ मिनट। अभी जो हो रहा है, When Israel was created, सर ये मैं सीधा बताता हूँ, उस समय जो उसके ऊपर हमला हुआ था एटसेट्रा, उन्होंने बोला कि भाई इनकी आइडियोलॉजी ज़ायनिज्म की है, हमारी अरबिज्म की है। सो इट वाज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद यहूदी लोग बोले ये तो हमारे बाप दादा की जमीन है, अरब लोग बोले नहीं हमारे बाप दादा की जमीन। सो इट बिकेम अ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट। ये जिहाद कहां से बीच में घुस गया? Who converted it into a religious conflict? अब इजराइल के ऊपर हमला हुआ है। अभी तक तो इजराइल लड़ रहा था आतंकी संगठनों से, हमास एंड हिजबुल्ला। अब ईरान डायरेक्टली स्टेट टू स्टेट बीच में कूद पड़ा क्योंकि वो फंस गया है चक्रव्यूह में। क्योंकि वो सब बताता था हिजबुल्ला हूथी फूथी को, जी मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली हूं, आगे बढ़ो, शहीद हो जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर वो कहने लगे तू बचा तो सका नहीं। और एक चीज आपको और बता देता हूं सर, आजकल मैं भारत में भी देख रहा था नसरल्ला के बारे में, हाय 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 छाती पीट रहे थे, ये लोग मर गया, बड़ा अच्छा आदमी था। सर हैव यू हर्ड ऑफ अ चैप एंड आई मेट दिस कैरेक्टर कॉल्ड रौही मुस्ताहा? आपने नाम सुना है उसका? नहीं सुना होगा। ये पता है कौन था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ हमास इन गाजा स्ट्रिप। किसी ने इसका नाम नहीं सुना। उसको मार दिया है और उसके जो सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट का हेड था उसको भी मार दिया है। तो मेरा कहने का ये मतलब है सर, ये भेड़ चाल चलती जाती है। नाउ अमेरिका ने क्या वार्निंग दी है इजराइल को? अच्छा बदला लो बट उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को मत मारो। क्या मतलब है? ये सर डिप्लोमेसी में जब ऐसी कोई चीज कही जाती है, खासतौर अमेरिकन से, मैं तो रहा हूं बहुत देर तक, उसका मतलब है रोको उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को। हम आलोचना करेंगे क्योंकि हमारी इलेक्शंस आ रही हैं और हमारे पास इस्लामिक वोट भी है। हम कहेंगे बहुत बड़े गंदे बच्चे हो, तो आप कह देना अच्छा अगली बार नहीं करेंगे। क्योंकि इतने सालों से यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। सो टेक इट फ्रॉम मी सर, अगले 48 घंटों में, मैं तो रहा हूं 20 साल उस एरिया में, अगले 48 घंटों में इजराइल का बहुत ही डेडली रिटेलिएशन होगा। बेंजामिन नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है।
जो बाइडेन को तो पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। और जो लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर एटसेट्रा, कौन लड़ेगा ईरान के लिए? भारत लड़ेगा? चीन लड़ेगा? रूस लड़ेगा? क्या उनका लेना देना? कोई नहीं लड़ेगा। इट विल बी अ स्ट्रेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल, और ईरान को बहुत मार पड़ेगी सर। आई रेस्ट माय केस। तो रविंदर साहब, जो दीपक साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एक बहुत 48 घंटे की बात, एक बड़ा रिटेलिएशन आएगा इनकी तरफ से, और ये तो सरप्राइज करते ही हैं इजराइल वाले जिस तरीके से चीज़ें करते हैं, तो क्या अब हम एक फुल स्केल वॉर देखने जा रहे हैं? थैंक यू सो मच, प्लेजर टू बी विद यू एंड एम्बेसडर वोरा ऑफ कोर्स बहुत ही एलोक्वेंटली और बहुत ही संक्षिप्त में सिचुएशन को समराइज कर देते हैं। आपका जो प्रश्न है, मेरे विचार से ये जो चल रहा है, देखिए गाजा का अटैक होता हमास द्वारा अक्टूबर 7 को या ना भी होता, इजराइल ने ठाना हुआ है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देना। सबसे बड़ी पिक्चर जो है उसकी, ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन की तैयारी की तरफ चल रहा है और उस पे हम अलग जाएंगे, पर यह है कि कुछ हफ्तों में वो उसके पास इतना फ्यूल हो जाएगा जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए सफिशिएंट होगा, पर क्या वो उसको एटम बॉम्ब में कन्वर्ट करके मिसाइल में चढ़ा करके इजराइल तक फेंकेगा, वो एक अलग बात है, बट ये चल रहा है। तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव है कि ईरान के अंदर इनका ये न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम नहीं बनना चाहिए। सेकंड, इजराइल का ऑब्जेक्टिव है कि यहां पर रेजीम चेंज होनी चाहिए। इजराइल कहता है कि ईरान तो एक ऑक्टोपस का सर है, हूती हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, हमास हो गए और जो वेरियस मिलिशिया ग्रुप्स है ना, ये तो एक तरह की ऑक्टोपस की जैसे आर्म्स हैं वो हैं। तो इजराइल इस गाजा वॉर से पहले ही इस विचार पर था और इस विचार पे चल रहा था। अब इत्तेफाक हुआ कि इन द पैरेलल ये गाजा अटैक हुआ हमास से, ईरान ने करवाया, कह नहीं सकते, और क्यों करवाया उसका भी रीजन हो सकता है। सऊदी इजराइल का नॉर्मलाइजेशन डील होना था तो वो बहुत चेंज हो जाता। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट इज, एंड एट द सेम टाइम अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका चाहे कहे कि अटैक ना करो एंड ऑल, एज एम्बेसडर वोरा सेज वेरी वेल, सी अमेरिकन डिप्लोमेसी का अलग चल रहा है, बट अमेरिका भी फंडामेंटली चाहता है कि रेजीम चेंज हो। वो सोचते हैं और इजराइल सोचते हैं कि ये जो इस समय ईरान में जो पावर्स हैं, इनके खिलाफ देश के अंदर खिलाफत है, कुछ है और कुछ क्रिएट करी जा सकती है और रेजीम बदली जाए। क्योंकि अगर इजराइल ने केवल इसका न्यूक्लियर रिसर्च लैब को ब्लास्ट कर दिया, जैसे इन्होंने 10 साल पहले अपने वायरस के द्वारा प्रोग्राम काफी सेटबैक किया था, पर कंडीशन तो सेम रही। तो अगर आपको, और याद रखिए इजराइल ने जो नसरल्ला को मारा उस ऑपरेशन का नाम था न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर का मायने नई संस्था या जो भी तो पॉइंट इसकी, आप नया ऑर्डर नहीं ला सकते मिडिल ईस्ट में अनलेस की ईरान की विचार फंडामेंटली चेंज हो, और वो तभी हो पाएगा जब वहां रेजीम चेंज हो। दैट्स अ बिग गेम गोइंग। सो ये चल रहा है। सो यस, बॉटम लाइन, हम छोटे में, हम कुछ दिनों में या हफ्तों में या व्हेनेवर, 48 घंटे कह रहे हैं एम्बेसडर, कुछ टाइम और, पर 2 अलग अलग टारगेट्स हैं। एक है ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च लैब्स जहां ये काम हो रहे हैं, एंड सेकेंड, याद रखिए, इज ऑल्सो द इरानियन लीडरशिप। तो अगर इन्होंने अपना फुल एंड फाइनल टाइप करना है, जिस मूड में दिखता है इजराइल है इस समय, तो वो इन दोनों को एक साथ एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे, यानी कि उनके अटैक्स विल बी एट द न्यूक्लियर रिसर्च लैब्स, एट द सेम टाइम एट द लीडरशिप विच कुड इंक्लूड खामेनी एंड ऑल। अब बात यह है कि केवल वो पहले न्यूक्लियर लैब्स पे करें या पूरी ईरान को डिकैपिटेट कर दे जैसे नसरुल्लाह को करा, वो कह नहीं सकते, बट ये जंग उस तरफ जा रही है। आरती मैम, कैसे देखें इसको? एक मॉडल जो जंग का है वो अभी हम यूक्रेन और रशिया के बीच का देखते हैं, जहां पर एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ यूक्रेन है, और हमें सबको पता है कि उसके पीछे कौन सी फोर्सेस खड़ी हैं और जंग कैसे लड़ी जा रही है। क्या ये जंग भी वैसी है? क्योंकि 2 थ्योरी है। एक थ्योरी ये हो सकती है कि भाई आप जो अभी हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि जाइए आप करिए, कहने के लिए हम कहेंगे कि शांति बना के रखिए ये वो, लेकिन बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव कीजिए, ख़त्म कर दीजिए, न्यूक्लियर वेपन हटा दीजिए, ईरान को कमज़ोर कर दीजिए। और उस जो ऑक्टोपस वाली बात है कि ईरान तो एक ऑक्टोपस का सिर है, लेकिन बाकी इतने सारे मिलिटेंट ग्रुप उसके इर्द गिर्द चल रहे हैं।
दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सत्ता को जैसे तैसे संभाल रखा है, कोई बहुत अच्छी उनकी पकड़ इस वक्त नहीं है। ये भी खबरें आई कि ये चाहे वो हिजबुल्लाह के लीडर्स हों, चाहे वो हमास के लीडर्स हों, इनफैक्ट ईरान, आपने बटन को वहाँ तक प्रेस किया कि उनकी नाक का सवाल बन गया। आपने उनके यहाँ जाकर इजरायली लीडर को मारा, माफ़ कीजिए पैलेस्टीनियन लीडर को मारा, वो चुप रहे। लेकिन जब आपने चीज़ें बंद नहीं करी तो उनको रिटेलिएट करना ही था। तो दोनों में से कौन सी सिचुएशन वहाँ प्ले कर रही है? क्या जानबूझकर इजराइल उस लेवल पर चीज़ों को लेकर जा रहा है, उकसा रहा है कि आप ये करिए? उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इस तरह के बयान आ रहे हैं कि चलिए हम शांति करेंगे, समझौता कर लेंगे, लेकिन इजराइल वो चीज़ कर रहा है। अब उसके पीछे नेतन्याहू हैं या उसके पीछे कोई और बड़ा एजेंडा है जो इजराइल के बाहर से भी आ रहा है? देखिए विपिन, आपने बहुत सारे सवाल पूछे। मैं कोशिश करूंगी इसको एक एक करके स्टेप वाइज आपके दर्शकों के लिए समझाने की। पहले तो पर्सनल लेवल पे, चूंकि मैं जंग में यकीन नहीं करती हूँ और मैं खासकर जो कई सारे लोग जो है इनोसेंट मारे जा रहे हैं इस दो जो जंग हो रही है इस वक्त यूक्रेन और गाजा में, मुझे उनके लिए सहानुभूति है। वो अक्टूबर 7 को जो इजरायली मारे गए, जो आतंकी हमला हुआ हमास की तरफ से, उनके लिए मेरे मन में जो है सहानुभूति है। और कई सारी जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो इस जंग में शरीक नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनके लिए भी सहानुभूति है। यूक्रेन में भी वही हाल, और रशियन लोग जो है जिनके साथ बहुत जुल्म हुआ डोनबास और कई सारे इलाकों में, उनके लिए भी सहानुभूति। खैर, सवाल है कि ये हो क्या रहा है? क्या ये दो जंगें लगभग सिमिलर है? ये कौन सी ताकतें हैं कि इस वक्त दुनिया में ये दो जंग हो रही है, लगातार हो रही है? कई एक्सपर्ट्स, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उस वक्त सबको लगभग एक यूनानिमिटी थी दुनिया के एक्सपर्ट्स में कि ये जंग बहुत छोटी है, ये खत्म हो जाएगी। रशिया तो एकदम से यूक्रेन को घुटनों पे लेके आएगा और एक हफ्ते का मसला है। और वैसे ही अक्टूबर 7 के बाद जो जंग हुई गाजा में, वहां पे भी लगा कि इजराइल इतनी पावरफुल स्टेट, इतनी मिलिटरली स्ट्रांग स्टेट, वो गाजा उनके लिए कुछ नहीं है। तो ये जंग भी जो है 1 महीने में खत्म होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सालों साल यूक्रेन का वॉर चल रहा है और इजराइल गाजा का वॉर अब मतलब कितनी और देर चलेगा किसी को मालूम नहीं। लेकिन मैं एज एन एनालिस्ट आपको बता रही हूं कि ये गाजा का जो वॉर है, ये ऑनगोइंग वॉर है। ये डी एस्केलेशन नहीं, ये एस्केलेशन, डी एस्केलेशन, एस्केलेशन, डी एस्केलेशन एक साइकिल की तरह चलेगा। ये वॉर कहीं जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। उसका कारण ये है, आपने कहा, एक थ्योरी आपने दी कि नेतन्याहू अनपॉपुलर है इसलिए वॉर हो रहा है इजराइल में। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी अनपॉपुलैरिटी की वजह से वो ये जंग हो रही है, जंग कर रहे हैं। इजराइल की जो फंडामेंटल जो थिंकिंग है, कोर फिलॉसफी जो है जिसपे इजराइल बना, वो हमेशा से 1947 से ही मैं कहूंगी कि उस जंग में वो इन्वॉल्व है। उनका जो राइट टू एग्जिस्टेंस है वो अरब वर्ल्ड ने नहीं रिकॉग्नाइज किया, पैलेस्टीनियंस ने नहीं रिकॉग्नाइज किया। लेकिन मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो भी सेंसिबल लोग होंगे, इजराइल के राइट टू एग्जिस्टेंस को पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेंसिबल नेशन इजराइल को खत्म होता हुआ देखना चाहेगा, जो कि ईरान की फिलॉसफी है या पैलेस्टीनियंस की फिलॉसफी है या कई सारे जो उनके प्रॉक्सीज है, वो हिजबुल्लाह भी हुआ। दूसरी बात ये कि इसमें आखिरकार फायदा किसको हो रहा है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। एम्बेसडर वोहरा ने एक्चुअली आपको शुरू में ही इतना बड़ा क्लू दे दिया आपके दर्शकों के लिए। इसमें यूएस प्री एमिनेंस, ग्लोबल प्री एमिनेंस जो है
वो लगातार एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। मिडिल ईस्ट में देखिए, अमेरिका खुद जंग नहीं लड़ रहा है। आज की डेट में अफगानिस्तान से वो बाहर निकल चुका है, इराक से तो पहले ही निकल चुका था। जितनी जंगें थी जहां पर यूएस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, वो उन सब जंगों से बाहर हो गया, लेकिन वो अब इनडायरेक्टली जंगें करवा रहा है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो यूएस का है वो फल फूल रहा है। दिन ब दिन उनकी जो है पैसा लूट रहे हैं, वो इजराइल से भी लूट रहे हैं, वो बाकी कंट्रीज यूक्रेन से भी लूट रहे हैं, यूरोप से भी लूट रहे हैं। अगर आप देखें कि जो एड जा रहा है यूएस की तरफ से इजराइल को, यूएस की तरफ से एड जो यूक्रेन को जा रहा है, ये सारी मिलिट्री एड जो है वो अल्टीमेटली क्या है? वो सारा एड मिलिट्री एड है कि मतलब कि यूएस के वेपन्स खरीदिए और आप यूएस की इकोनॉमी जो है, जो टैंक हो रही थी, जिनका इतना ज्यादा डेट है, वो उस वॉर इकोनॉमी, वैसे भी यूएस का तो फॉर्मूला ही रहा है पूरी, जब से सबसे बड़े सुपर पावर बने हैं तब से उनका फॉर्मूला टेम्पलेट जो है वॉर इकोनॉमी है। लेकिन उनको ये समझ आया कि अफगानिस्तान, इराक, जहां पे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे थे और इतना बड़ा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चाने के बाद उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा था, उनको नया फॉर्मूला जो है, जो न्यू ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये फॉर्मूला है कि बाकी कंट्रीज लड़ाई लड़नी चाहिए और अमेरिका जो है वो बैठ के उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो कमाए और अमेरिका की जो ग्लोबल प्रीएमिनेंस है वो बरकरार रहे। लेकिन क्या ये लॉन्ग रन में ये ग्लोबल प्रीएमिनेंस इस तरह के फॉर्मूला से रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत डिबेटेबल है। दूसरी बात ये कि जो अभी इशू है कि ईरान और इजराइल, क्या अब इजराइल जो है ईरान को, मतलब जिस तरह गाजा में ऑपरेशन किया उस तरह का कोई ऑपरेशन करेगा, या जो लेबनान के साथ हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हो रही है इजराइल के नॉर्थ में, क्या उस तरह का ऑपरेशन होगा? मुझे नहीं लगता है कि उस तरह का ऑपरेशन होगा। लेकिन दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो इजराइल के टेबल पे होंगे, वो रेजिम चेंज जरूर होगा और दूसरा कि ईरान को डी न्यूक्लियराइज करे, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करे। लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल अगर आप देखें कि अभी तक जो इजराइल को हासिल हुआ है और यूक्रेन को हासिल हुआ है, इजराइल को क्या हासिल हुआ? इजराइल के जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमास को खत्म करना है, क्या वो हमास को खत्म कर पाए हैं? नहीं। क्या उन्होंने जो अपनी, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी, इंश्योर कर ली है कंप्लीटली? मुझे नहीं लगता है कि वो सिक्योरिटी अभी कंप्लीटली वो इंश्योर कर पाए हैं, क्योंकि गाजा में अभी ऑनगोइंग वॉर चल रहा है। और क्या वो वाकई हमास को एक आइडियोलॉजी, जो जिहाद की आइडियोलॉजी है, उसको खत्म कर पाएंगे? अगर आप देखें पूरे अरब वर्ल्ड में जो सेंटिमेंट है, जो इस्लामिक जिहाद का सेंटिमेंट है, मुस्लिम विक्टिमहुड का सेंटिमेंट है, वो और ज्यादा सॉलिडिफाई हो रहा है, वो और ज्यादा कैल्सिफाई हो रहा है। सिर्फ अरब वर्ल्ड में नहीं, वो बाकी यूरोप के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, यूएस के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, या बाकी दुनिया में, इनफैक्ट ये जो इस्लामिक खलीफत वाला जो इस्लामिक एक जो सेंटिमेंटालिटी है, वो धीरे धीरे और मोबिलाइज हो रही है, वो और ज्यादा उसमें एस्केलेशन है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये ऑनगोइंग वॉर है, ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। यहाँ उतार चढ़ाव होंगे लेकिन ये स्टेडी जाएगा, क्योंकि इसमें अमेरिका को फायदा है, इसमें नुकसान बहुत लोगों का है, छोटी कंट्रीज, ईरान को बहुत। नहीं, इसी पे अब मैं आ रहा हूं कि इसका बाकी दुनिया के लिए क्या मतलब है और भारत एज अ कंट्री इसके लिए क्या मतलब है। सज्जनार साहब हमारे साथ है। अशोक सर, ये सिचुएशन जो है इस तरीके से, चाहे वो रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे हो या ये फिर इजराइल, ईरान, हमास एंड ऑल दोस थिंग्स, इसका रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो सीधे तौर पे इसमें इन्वॉल्व नहीं है या फिर मतलब जोग्राफिकली भी उस एरिया से दूर हैं, उसमें भारत भी आता है, चीन भी आता है, दूसरे देश भी हैं, बाकी की जो पूरी दुनिया है,
उसका इस करंट सिचुएशन के लिए क्या मतलब है? क्या हम वो जो वर्ल्ड वॉर 2 पे जो सिनेरियो बना था उस तरह की चीज़ें इसको उससे कंपेयर करें? रूप वैसा नहीं है, लेकिन क्या कंपेयर हो सकता है, या फिर आप इसको किसी अलग ही तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, जो और दुनिया को इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, आपने भारत के साथ चीन का भी नाम लिया। मैं चीन को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि चीन का अपना एजेंडा है इसमें, और जो बड़े देश हैं, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे लैटिन अमेरिका में हो, वगैरह वगैरह, वो छोटे देश हैं, उनका इतना ज़्यादा यहाँ पर इसको इन्फ्लुएंस करने का उनकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। चीन की जो पॉसिबिलिटी है बड़ी ज़्यादा है। आपने देखा है जो करीब 20 साल का उन्होंने ईरान के साथ अभी एक 2 साल पहले उन्होंने एक अग्रीमेंट किया है, $400 बिलियन का किया है। उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो उधर से लेकर ईरान के थ्रू तुर्की वगैरह ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो उसका अपना एजेंडा है, वो अपना प्लेयर है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा बड़ा ईरान से अगर कोई तेल खरीदता है तो वो चीन है। तो इसलिए चीन को मैं इसमें नहीं इंक्लूड करना चाहूँगा। दूसरी बात, मैं पहले और देशों के बारे में, अगर आप मुझे इजाज़त दें विपिन जी, तो मैं पहले और देशों के बारे में बात करूँगा और फिर थोड़ा भारत के बारे में भी, क्योंकि वो भी आपका प्रश्न था, जो भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, सभी जो देश हैं वो बहुत ही त्रस्त हैं, बहुत ही ग्रसित हैं जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है। पहले रूस और यूक्रेन के बीच में जो हुआ, हमको मालूम है उससे पहले ये पेंडेमिक हुआ था, और उसका प्रभाव पेंडेमिक का अभी चल ही रहा था। ऐसा नहीं है जो कुछ दुनिया के देश उससे जूझ पाए थे या उससे निकल पाए थे। और जो छोटे छोटे देश हैं उनके ऊपर, चाहे वो हेल्थ इश्यूज रहे हों, इकोनॉमिक इश्यूज रहे हों, सप्लाई चेन डिसरप्शंस रहा हो, उनको सामान कुछ नहीं मिल पा रहा था, यहाँ तक कि तो चीन ने उस समय अपना ये सभी जो है सप्लाई चेन, उसको उन्होंने वेपनाइज करना शुरू कर दिया। भारत को भी जब चाहिए थे मास्क चाहिए, पीपीई चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, वो कुछ भी वो देने को तैयार नहीं थे जब तक आप उनका कहना नहीं मानते हैं, जिसमें जो कहाँ से ये शुरुआत हुई, वुहान से, चीन से शुरुआत हुई, उसके बारे में सबको मालूम है। जो ऑस्ट्रेलिया जब वो चाहता था जो इसमें देखा जाए जो कहाँ से ये शुरू हुआ है, तो उन्होंने उसके ऊपर कितना दबाव डाला, सारा उसका ट्रेड था वो खत्म कर दिया। बट लेट मी नॉट गो इनटू एनी ग्रेट डिटेल। परंतु उसके बाद अगर रूस यूक्रेन के आते हैं तो वहां पर किसी को दुनिया में नहीं मालूम था, क्योंकि सप्लाई चेन्स ऐसे ही चलती हैं। जो यूक्रेन से कैसे दुनिया भर में अनाज जाता था, वीट जाती थी, फर्टिलाइजर्स जाते थे, और रूस से कैसे पूरी दुनिया में एनर्जी जाती थी, ऑयल, गैस, और ये सब फिर जाना बंद हो गए। और सबसे ज्यादा बुरा असर विपिन जी इसका पड़ा विकासशील देशों पर, डेवलपिंग कंट्रीज पर, क्योंकि उनके पास अगर एनर्जी के दाम बढ़ जाते हैं, इतने एनर्जी की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, तो सभी कुछ उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम डामाडोल हो जाती है। और फिर ना खाने के लिए था, ना उर्वरक था। हमारे पड़ोस में ही देखिए श्रीलंका का जो हाल हुआ, वो बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है, जो कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, और उसमें वहां पर खाने के लिए नहीं, दवाई नहीं, एनर्जी नहीं। आपको देखा है, अभी इतना दूर नहीं हुआ कितनी लंबी वहां पर कतार होती थी, और भारत अगर नहीं आता, 4-4.5 बिलियन डॉलर वहां पर नहीं प्रोवाइड करता, और वहां पर उनको दवाइयां नहीं भेजता, खाने की चीजें नहीं भेजता, तेल नहीं भेजता, तो फिर वहां पर एकदम खाने के लाले पड़ गए थे, जान के लाले पड़ गए थे उन सबको वहां पर। तो सभी जो विकासशील देश है उसमें बहुत नुकसान हुआ, विकसित देशों में भी बहुत नुकसान हुआ उनको भी, क्योंकि वो भी इसके बहुत आदी हो गए थे। जो चीप एनर्जी आएगी, चीप ऑयल आएगा रूस से, चीप गैस आएगी रूस से, सर्दियों में अगर उनको गर्मी करनी है, डालनी है, हाउसेस वार्म करने हैं, तो सारी चीप गैस यूरोप से आती थी, वो आनी बंद हो गई। और उसके बाद अब इसका जो गाजा में हमास का और इजराइल का जो युद्ध हुआ, 1 साल होने को आ गया है। उससे और सब तो हुआ कम से कम, क्योंकि लोकलाइज रहा काफी हद तक विपिन जी, तो इसीलिए वहां के जो ऑयल प्राइसेस हैं
वो नहीं इतने ज्यादा राइज किए, परंतु हूतीज ने, क्योंकि उन्होंने शिपिंग को टारगेट किया, और शिपिंग पर चाहे वो स्वेज कनाल हो, चाहे वो रेड सी हो, कोई भी शिप्स वहां से नहीं जा रही हैं, तो आपको इंश्योरेंस के दाम देने पड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपकी हो रही है जो आप वहां से तो ले नहीं जा सकते हैं, और वो फिर आपको केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के वहां से ले जाना पड़ता है। और इसका अगर आप प्रभाव देखें भारत के ऊपर, हमारी 400 बिलियन डॉलर की ट्रेड हर साल यूरोप के साथ रेड सी और स्वेज से होती है, और ये जो 400 बिलियन डॉलर है बोथ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वाली आपकी सारी केप ऑफ गुड होप अफ्रीका, वहां से एक रास्ता बहुत लंबा है, इंश्योरेंस बहुत लंबा है, और क्लाइमेट चेंज के लिए भी देखिए बहुत ये नुकसानदायक है। भारत के लिए और भी बहुत मुश्किलें हैं, आखिर में मैं थोड़े से शब्दों में ये कहूंगा, और भी बहुत ये मुश्किलें हैं, क्योंकि हमारे वहां पर करीब 8 से 9 मिलियन, 80 से 90 लाख वहां पर लोग हैं। अगर इसका विस्तार होता है, अगर ये और बढ़ता है और देश इसमें आ जाते हैं, ये तो अभी तक गनीमत है जो सब देश हैं, मुस्लिम देश हैं, चाहे यूएई है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट वगैरह, वो स्टेटमेंट्स करते रहें इसमें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन जनरल असेंबली में, इधर उधर अफ्रीकन यूनियन, जीसीसी वगैरह में परंतु किसी ने कोई कदम नहीं उठाया है ऑन द ग्राउंड। हालांकि ये बात देखी जाए, जैसे मैंने जो थोड़ा बहुत मैं अपने दूसरे एमिनेंट पैनलिस्ट को सुन पाया, दीपक को सुन पाया, आरती जी को सुन पाया, रोविंदर को सुन पाया, तो उन्होंने बहुत ठीक कहा है। देखिए, अरब स्ट्रीट में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है जो ये क्या हो रहा है, परंतु यहाँ की जो सरकारें हैं वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए उनको बैलेंस करना पड़ेगा, जो अरब स्ट्रीट में जो गुस्सा है उसको कैसे डील किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो अभी और ये बड़ा नहीं है, इसका विस्तार नहीं हुआ है, परंतु अगर विस्तार होता है, और जैसे हमने कहा है अब ईरान में आप और लोग नहीं जाएंगे, परंतु वहां पर भी हमारे 20-30 हजार लोग हैं, इजराइल में भी करीब 20 हजार लोग हैं, अभी करीब हमारे विदेश मंत्री ने कहा है 4500 लोग और हाल ही में गए हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो अगर उनको वहां से हमको रीलोकेट करना है, वापस लाना है, भारत लाना है, तो उसमें क्या हमारे लिए दिक्कत आ सकती है इवैक्यूएट करने के लिए। अगर तेल का दाम बढ़ता, अगर ईरान इसमें इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो वहां से करीब पूरी दुनिया का 30% ऑयल वहां से सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। भारत के लिए भी वहां से काफी मात्रा में आता है, हालांकि हमने थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लिया है, रूस से अब हम ले रहे हैं तेल, पिछले 2 साल से डिस्काउंटेड ऑयल वहां से ले रहे हैं, परंतु फिर भी तेल और गैस वहां से आती है, और अगर उसका दाम बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी पर देखिए जो उसका कितना बुरा असर होगा। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो हमारे व्यापार के तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी सहयोगी है, हमारा साथी है। वहां से सऊदी अरेबिया ने कहा है 75 बिलियन डॉलर के हमारे पास निवेश आएगा। अगर और भी देखिए, हमने आईमेक को अभी किया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बाद अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है जो कि काफी अच्छा चल रहा है। हमारी I2U2 है, इंडिया, यूएई, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट। तो देखिए बहुत तरीके से हम वहां पर इन्वेस्टेड हैं, और कनेक्टिविटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, व्यापार के लिए, सामरिक संबंधों के लिए वो क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कहूंगा दुनिया में भारत के सिवा और कोई ऐसा देश नहीं है जिसके लिए ये जो पश्चिम एशिया क्षेत्र है वो इतना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए सभी देशों को अगर इसका विस्तार होता है, अगर ईरान इन्वॉल्व हो जाता है, तो बहुत ही इसका बुरा असर पड़ने वाला है। ठीक है, काफी अच्छे से आपने सज्जनार साहब एक्सप्लेन किया कि इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए इसकी क्या अहमियत है। दीपक साहब, अब जो ईरान का जो एक्शन है,
कि उन्होंने एक 200 मिसाइल दागी, तो ये खुला ऐलान जंग ही है और उनको भी पता है कि इस पर इजराइल का रिटेलिएशन आएगा और किस हद तक आ सकता है उसकी भी कल्पना शायद उनको होगी। कौन सी ऐसी चीज़ है क्या जो अभी सज्जनार साहब कह रहे हैं कि उनको पता है कि उनकी जो ग्लोबल जो पोजिशनिंग है, चाहे वो ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या दूसरी चीज़ों से हो, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर उन पे फुल फ्लैग अटैक होता है तो फिर वो ग्लोबल कंडीशंस और ऑयल और ये सब डगमगाएगा, जो कि यूएस के लिए भी उतना अच्छा नहीं होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। या फिर अब ये फुल फ्लेजेड वॉर है जिसमें किसी एक को तो अब खत्म होना होगा, या जो भी कहें आप, क्या वर्ड यूज करूं उसके लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसका कोई बड़ा नतीजा निकलेगा। मैं पहले मिसेस टिक्कू ने जो कहा है सर, शी इज ब्रिलियंट। अभी ये बात कर रही थी अमेरिकन डिफेंस कंपनीज का। मे आई जस्ट टेल यू, आई हैव गॉट दिस मैसेज अबाउट 10 मिनट्स अगो। कोई आपका प्रोग्राम देख रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में? सब आर यू अराउंड द वर्ल्ड लाइव? हाँ जी, जाता तो है। उन्होंने क्या लिखा है कि ही वाज रिफरिंग टू यू मैम, और मुझे कहा है कि नॉर्थरॉप ग्रुमन अमेरिकन डिफेंस कंपनी शेयर्स अप 8%, लॉकहीड मार्टिन 4%, जनरल डायनामिक्स 4%, बोइंग 6%, रेथियन 12%, जो बड़े डेडली वेपन्स बनाते हैं। तो पहली चीज तो हो गई है कि उनके शेयर्स बढ़ते हैं, ऑयल की कीमतें बढ़ गई है। पर ये कहना दैट अगर इफ ईरान डिसअपियर्स टुमारो मैम, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। दुनिया बहुत बार एडजस्ट कर चुकी है, जुगाड़ बहुत चलेगी। यूनाइटेड स्टेट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, ये तो आप जानते हैं कि अब इतनी डिपेंडेंस नहीं है इन लोगों पर। ये कहना है ये पुराने जमाने के साथ दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ईरान ने जो किया है, क्यों किया है? क्योंकि वो चक्रव्यूह में फंस गया है। उसको बताना था अपने चमचों को, वो हिजबुल्ला और हुथी और फूथी जितने हैं, कि टाइगर देखो तुम लोग जिहाद कर रहे हो ना मेरे लिए, शाबाश, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। वो कहने लगे टाइगर हम तो मरते जा रहे हैं, तू क्या कर रहा है? बड़े बड़े बयान देता है। ही हैड टू शो कि मैं कुछ करूंगा। सर रिमेंबर, इजराइल के लिए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। ईरान क्या कहता है कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, और जो ये हिजबुल्ला है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इजराइल शुड नॉट एग्जिस्ट। इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि ईरान शुड नॉट एग्जिस्ट। गिव मी अ मिनट सर। इन द 50s, 60s एंड 70s बिफोर द रेवोल्यूशन, हम लोग पार्टीज करते थे, हम उसको T2 कहते थे मिसेस टिक्कू। वो क्या होता था? तेहरान टू टेल अवीव एंड टेल अवीव टू तेहरान, डेली फ्लाइट्स, पार्टी होती थी, डांस होता था, शराब पी जाती थी, मजा आता था। दे वर वेरी फ्रेंडली कंट्रीज ड्यूरिंग द शाह's टाइम। उसके बाद फिर ये इस्लामिक रेवोल्यूशन आया सर। और कौन सा देश है इन दैट रीजन जहां पे मुल्लों का राज है एक्सेप्ट ईरान? बाकी मोनार्कीज हैं। इसने पंगा लिया है सऊदी अरेबिया के साथ। और आपको पता है सर, कल फ्राइडे है, और वो जो वहां का सऊदी का जो एक्टिंग शहंशाह, रियल शहंशाह, उसने क्या बोला? अगर किसी ने भी, किसी मुल्ले ने मस्जिद में कल पैलेस्टीन का नाम लिया तो मैं उसको भेज दूंगा, उसकी 72 जो भी हैं वहां पे उसको सीधा भेज दूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पैलेस्टाइन, आई एम इंटरेस्टेड इन सऊदी अरेबिया। सर ईरान का समर्थन कोई नहीं करेगा। ये तो सब नॉर्मलाइज कर रहे हैं इजराइल के साथ, ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। इजराइल के साथ करेंगे, यूएस के साथ इनके संबंध सही हो जाएंगे। ये कहना कि ये भी कूद पड़ेगा, वो भी कूद। चाइना क्या चाहता है? अमेरिका को भाई वहीं पे रखो यार, उसकी वॉरशिप्स कहीं साउथ चाइना सी में आ गई तो मेरी बड़ी बुरी हालत होगी। जितना उनको वहां बिजी रख सकते हो रखो। उसका सिंपल यही है। रूस के पास कहाँ टाइम है सर? वो यूक्रेन में फंसा हुआ है, चलिए पीट रहा है, ठोक रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। कितने साल हो गए उस जंग को? ही डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड एनीवेयर एल्स। सर मेरा मानना है अगर फुल फ्लेश्ड वॉर तो हो ही गई है, अनडिक्लेयर्ड वॉर है इस समय बिटवीन इजराइल एंड ईरान। जब इजराइल ये हमला करे, अच्छा एक मैसेज और आया था वो भी पढ़ के सुना देता। हमारे मोसाद के दोस्त हैं न्यूयॉर्क में, ही सेड एम्बेसडर डोंट एक्सपोज आवर प्लान्स। जब मैंने 48 आवर्स की बात की तो एक इमोजी भी बनाया मुस्कुराते हुए कि डोंट एक्सपोज आवर प्लान। ऑब्वियसली ही इज नॉट सीरियस इन, मेरा भी तो एस्टिमेट है बिल्कुल। कहने का मतलब यह है सर, आपके करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं सर, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट फाइट बिटवीन द टू। रेजिम चेंज 100%। 1953 रविंद्र सचदेव साहब, एम्बेसडर अशोक, आप तो मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। मुसद्देक याद है आपको, ईरान का जो प्राइम मिनिस्टर होता था, जब उसने नेशनलाइज किया था उनकी ऑयल इंडस्ट्री को, और ब्रिटिश और अमेरिकन ने मिलकर निकाल दिया और शाह को वापस लाए। और अभी कुछ 10 साल पहले डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में लिखा था सर, ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने, यस वी गॉट रिड ऑफ द मैन, ये उनके अपने स्वीकार किया है। तो ये जो अब रेजिम है इस समय ईरान में, इट हैज टू गो।
देयर इज नो अदर क्वेश्चन। ये क्या करेंगे? बोलेंगे अच्छा जी हमने कहा था इसराइल को जीने का, नहीं नहीं डार्लिंग अब तो तुम बहुत अच्छे हो गए, आज शादी कर लेते हैं, रहो तुम जी। नहीं होने वाला है ये सब सर। So when you have taken a hard position, Israel ने भी hard position ली है सर। मुझे 51 साल हो गए हैं कूटनीति में। I know that Iran now is destined not for extinction but for regime change. और इतना कमजोर हो जाएगा, उसकी न्यूक्लियर ताकत जब चली जाएगी, उसको 20-30 साल लगेंगे। क्या गाजा में जो जंग हो रहा है खत्म होगा? नो, वो चलता जाएगा। हिजबुल्लाह को आपने ठोक दिया, फिर वो रीग्रुप करेगा और फिर तंग करेगा। There is no easy solution to this. यही एक सोल्यूशन है। इजराइल की जितनी ताकत बढ़ सकती है, दुनिया को जितना वो डरा सकता है, बता सकता है कि मुझसे मेरे से पंगा लिया तो मैं मिटा दूंगा, जो आज भारत की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ है, मेरा मानना है। जी, तो क्विकली क्वेश्चन अशोक सर आपसे कि ये एस्केलेट होता है, यहाँ से फुल वॉर की तरफ जाता है, तो इसमें भारत की क्या पोजीशन रहेगी, भारत का क्या ऑफिशियल साइड रहेगा? देखिए, मैं समझता हूं भारत का ऑफिशियल साइड वही रहेगा जो हमने कल कहा है। हम दोनों साइड को एडवाइस करेंगे आप डी एस्केलेट करिए, दोनों साइड को कहेंगे आप रिस्ट्रेंट बरतिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे अभी बताया है, भारत के लिए बहुत मुश्किल समय है अगर ये यहाँ पर वहाँ पर जंग हो जाती है। मेरे बड़े अच्छे प्रिय मित्र हैं दीपक, मैं बिल्कुल उनसे वो करता हूँ, सहमत हूँ जब वो कहते हैं जो कोई देश यहाँ पर और आगे नहीं आएगा। इसीलिए आपने देखा है 1 साल हो गया है, और जो भी लोग कहें, कितने भी 35,000, 40,000, 45,000 लोग वहां पर जो मारे गए हैं, ऑर्डिनरी सिविलियंस वगैरह, कोई नहीं चाहता है जो मारे जाएं, परंतु ये सब हो गया है। बहुत सारी प्रोटेस्ट हो गई हैं पूरी दुनिया में, परंतु आपने देखा है किसी देश को यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए? कोई देश इनको जो गाजा में है, ना इजिप्ट चाहता है उनको अपने यहाँ पर पनाह देना, ना जॉर्डन चाहता है पनाह देना। उनके तो बॉर्डर्स मिलते हैं, उनकी तो सरहदें मिलती हैं। कोई नहीं चाहता है, ना तो चाहता है इनको हमारे यहाँ पर आने के लिए। उनको चाहता है अगर आपने जाना है, आप अमेरिका में जाकर एसाइलम लीजिएगा, आप यूके में जाकर एसाइलम लीजिएगा। हमारे पास जो है, हमारे पास जगह नहीं है आपके लिए। तो इसलिए ये वाले कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। परंतु अगर ईरान के ऊपर ऐसा हमला होता है, ठीक है, वहां पर जो उनकी हुकूमत है, बड़ी शेकी हुकूमत है, और वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आफ्टर ऑल, अब 1979 से अब तक अगर आप देखिए, 20 साल ये हो गए, 20 साल, 45 साल हो गए, और लोग ऑपरेशन में रह रहे हैं वहां पर। तो इसीलिए वहां पर, और हमने देखा है महसा अमीन का जो अभी 2 साल पहले अगेंस्ट हिजाब, अगेंस्ट जो भी उनका रूसरी जो पहनते हैं, सिर ढकते हैं वगैरह, उसके विरुद्ध कितना वहां पर हुआ, परंतु फिर भी उनकी जो मोरालिटी पुलिस है, उसने कैसे उसको वो दबा कर रखा है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो अगर ये जंग और बढ़ती है, अगर ईरान वहां पर आता है, इसीलिए देखिए ईरान ने अपनी वहां पर इतनी सारी प्रॉक्सीज इकट्ठी की हुई है, हिजबुल्लाह, हूती, क्योंकि उसे मालूम है जो वो अकेला उसमें काबिलियत नहीं है जो इजराइल को टेक ऑन कर ले, बिल्कुल नहीं उसमें काबिलियत है। परंतु ये अब अपना जिसे कहते हैं ना फेस सेविंग, उसी के लिए जो अप्रैल में हुआ वो भी फेस सेविंग था। 300 उसने बड़ी स्लो मूविंग प्रोजेक्टाइल्स, ड्रोन्स, रॉकेट्स वगैरह वहां पर फायर किए, जो कि रास्ते में ही वो उसको किया जा सकता था, डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। तो इसीलिए वो लेना एक्ट नहीं करना चाहता है, परंतु उसके जिसे कहा जाए उसे कुछ ना कुछ बताना था अपने लोगों को। और आपने देखा होगा उनकी मजलिस में, उनकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कल परसों कितना हंगामा था। जो 90% हमारी जो हमने भेजी हैं मिसाइल्स भेजी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल भेजी हैं, दे हैव फॉलन ऑन टारगेट, और उन्होंने सब वहां पर उनको एकदम तबाह कर दिया है। जो 3 हमने एयर बेसिस पर भेजी हैं, और मोसाद का जो हेडक्वार्टर्स है, सब एकदम खत्म हो गया है। वहां तो मीडिया बिल्कुल ही कंट्रोल्ड है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं जो वो ईरान चाहता नहीं है, इसीलिए उसका जो उन्होंने बार बार कह रहे हैं, हमारी तरफ से हमने बदला ले लिया है।
अगर इजराइल नहीं इसके ऊपर रिटेलिएट करता है तो तब हम समझेंगे जो ये अब हम आगे चलेंगे, ये खत्म हो गया है, दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। बट इजराइल इज नॉट अलाउइंग दिस टू हैपन। इजराइल को भी अपने करना पड़ेगा। और जैसे आखिरी शब्द, मैं 2 शब्द इसमें यही कहूंगा विपिन जी, वो ये कि जो बेंजामिन नेतन्याहू, जो मोसाद, जो इंटेलिजेंस, इजरायली इंटेलिजेंस, उसकी रेप्यूटेशन को जो आघात पहुंचा था 7 अक्टूबर को, मैं समझता हूं पिछले 1 साल में जो उन्होंने किया है उसको दे हैव बीन एबल टू रिडीम देमसेल्व्स। जो उन्होंने ये अपने पेजर्स और वॉकी टॉकी, जो उन्होंने इस्माइल हानिये को वहां पर इजराइल के ईरान के अंदर जब प्रेसिडेंट की ताजपोशी में वो शिरकत ले रहे थे, तब वहां पर उनको अपने उसमें मार दिया, जैसे नसरल्लाह को उन्होंने मार दिया। तो मतलब उससे उनका जो कद है बेंजामिन नेतन्याहू का, और जो मैं समझता हूं उनके विरुद्ध रोष रहा होगा 7 अक्टूबर या उसके बाद जो हमारे 1200-1400 लोग मारे गए और 250 लोग हमारे हॉस्टेज बनकर चले गए, मैं समझता हूं वो रोष काफी हद तक कम हो गया है या खत्म हो गया है। और अब उनका जो सपोर्ट बेस है काफी अच्छा सॉलिडिफाई हो गया है। परंतु उसने उनको मिला है, जो ये एक मौका मिला है, चांस मिला है, जो हिजबुल्लाह को जो यहाँ पर हमारे यहाँ तंग करते रहे, 60-70 हजार हमारे लोगों को हटा दिया है, उनसे कैसे डील किया जाए। हमास को उन्होंने काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, काफी कुछ हो गया पिछले 2-3 दिन में, और अब हम यह छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन बात करेंगे ब्रेक के बाद अगले 2-3 दिन की। क्या अगले 2-3 दिन इस पूरे इलाके के लिए, इस पूरी जंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। हम में से अभी बात भी हो रही थी कि 48 घंटे में कोई रिटेलिएशन हम देख सकते हैं। किस हद का होगा, कितना बड़ा होगा, और क्या इजराइल को भी उसमें कोई नुकसान हो सकता है? आप मानते हैं वो ज़्यादा बड़ी पावर है? क्या कोई और सीधे सीधे इस वॉर में इंटरफेयर करेगा? क्या अमेरिका आगे आएगा एक लेवल के बाद? क्या ईरान से कोई सरप्राइज आ सकता है? ये सारे सवाल होंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रखें। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की, जहां पर ईरान और इजराइल ऑलमोस्ट फुल वॉर के लिए खड़े हैं आमने सामने। नाउ रविंदर सर और आरती मैडम के पास में जाऊंगा कुछ बड़े सवाल लेके क्विकली। पहले रविंदर सर आपके पास आ रहा हूं। अगर जैसा मैंने कहा कि अगले 2 दिन में कुछ हम बड़ा देखते हैं, तो वो बड़ा क्या होगा? क्या इतना बड़ा अटैक होगा इजराइल की तरफ से जो फुल एंड फाइनल टाइप का होगा, या जिस तरह से ईरान ने एक सोचा समला, मतलब इट्स पोस्चरिंग वाला हमला किया, उस तरह की कोई चीज होगी, या एक बड़ा अटैक देखेंगे? और क्या इस पूरी चीज में इजराइल के ऊपर भी उतना ही खतरा होगा, उतना ही चांस वो देगा, क्योंकि हो सकता है ईरान कोई अपनी तरफ से सरप्राइज दे? वेरी ट्रू। मैं बुलेट पॉइंट्स में प्रयास करूंगा। 1, अगर जो बड़ा होगा इस समय इजराइल की तरफ से, वो होना चाहिए, हम शायद गलत हो सकते हैं, हम तो तुक्का लगा रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं, जो बड़ा ये वैसा नहीं होगा। बड़ा होगा ईरान के किसी न्यूक्लियर रिसर्च लैब के ऊपर, जहां उनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसके ऊपर होगा। या फिर, पर शायद वो इतना बड़ा अभी ना होगा जो कि इनकी ईरान की सेंट्रल लीडरशिप को ध्वस्त करने का हो। बड़ा होगा तो ये होगा, मात्र दोबारा फेंक दिया ये वो, उसका कोई मायने नहीं होंगे, तो बड़ा होगा। सेकेंडली, बाय द वे, इसमें एक बहुत बड़ा एंगल है अमेरिका का। बेंजामिन नेतन्याहू जो कर रहे हैं, ये ट्रंप को हेल्प कर रहा है उसकी पॉलिटिक्स में। बाइडेन जो प्रेसिडेंट है, वो बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर हो, ये हो, वो हो। पहले तो वो 3-4 महीने पहले तो वो ड्रीम कर रहे थे कि वो सऊदी इजराइल, 1 साल पहले, कि सऊदी इजराइल नॉर्मल हो जाएंगी तो मिडिल ईस्ट का पूरा आर्किटेक्चर ही बदल जाएगा। वो तो गया पानी में। अब बाइडेन बोल रहे हैं सीज फायर करो, नेतन्याहू मानता नहीं है उनकी। तो अमेरिका के अंदर ये चल रहा है परसेप्शन, ट्रंप बना रहा है कि बाइडेन और हैरिस की फॉरेन पॉलिसी तो फेल है, रोक नहीं पा रहे जंग। और नेतन्याहू के लिए फायदा है, जितना बाइडेन कमला हैरिस डाउन हो, उतना ज्यादा चांस बनता है ट्रंप का आने का। और ट्रंप आएगा तो इट विल बी, नेतन्याहू और ट्रंप बहुत ही अलाइंड है। नाउ बिग पावर पिक्चर, अभी आरती जी बात कर रही थी, एंड ऑल ऑफ आवर एमिनेंट पैनलिस्ट, बहुत पॉइंट्स है, बट मैं बुलेट में कहता हूं, एक बड़ा लेसन सब देशों के लिए इसलिए है कि आप जितनी भी बड़ी सुपर पावर हो, आप 40/10 किलोमीटर, गाजा इस 40/10, 400 स्क्वायर किलोमीटर की
टेरिटरी को अब कंप्लीट डोमिनेट नहीं कर सकते। 1 साल लग गया इसराइल को, अभी भी नहीं कर पाया। सेम गोज फॉर रशिया। रशिया इज अ सुपर पावर, वॉज अ सुपर पावर। यूक्रेन, वही जैसे आरती कह रही है, हम कई बार सज्जनार सर और दीपक सर हम लोग साथ होते हैं ऑफन टाइम्स। ये जब रशिया वॉर शुरू हुई थी कि हम भी सोच रहे थे हाँ हो जाएगा, रशिया भी नहीं कर पाया। मॉरल ऑफ स्टोरी फॉर एनी लार्ज पावर, ये मत समझो कि वो 40/10 किलोमीटर है तुम उसको डोमिनेट कर जाओगे। वन सेकेंड, इस समय दुनिया जिस बिग पिक्चर में जा रही है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं आपके व्यूअर्स को, उस पर आप खुद जज कीजिए। पुतिन वॉर क्रिमिनल बना दिया गया है, डिक्लेयर्ड। क्यों? उसने 3000 बच्चों को किडनैप किया था डोनेस्क से, और 1 महीने या 2 महीने के अंदर उसको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया आईसीसी ने। अब इधर गाजा में आप देखिए, जो भी है ठीक है, इसराइल मार रहा है, पर नेतन्याहू ने और इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन ने कम से कम नहीं तो 5-6 हजार तो इनोसेंट बच्चों को मारा है ना। 3000 को तो मारा होगा। 3000 बच्चों को मार दिया, इसको आप वॉर क्रिमिनल नहीं डिक्लेयर कर रहे। उसने 3000 को किडनैप किया, उसको आप वॉर क्रिमिनल कर रहे। तो दुनिया किस मापदंड पे चल रही है? तीसरा, रेजिम चेंज एंड भारत का। इनफैक्ट इंडिया को, आई विल कम टू दैट लेटर। एक और सज्जनार सर ने बड़े सही पॉइंट्स बताए, पर हमें एक और चीज है, हम इसराइल से काफी कुछ डिफेंस आइटम्स इंपोर्ट करते हैं। इस समय इसराइल को अपनी वॉर के लिए चाहिए, उनकी अपनी प्रोडक्शन शायद कम हो जाएगी, उनके जो इंजीनियर्स हैं वो जाके फ्रंट पे लड़ रहे हैं, तो हमारे को जो कंपोनेंट सप्लायर्स हैं जो इसराइली सप्लायर से आनी है, उस सप्लाई चेन में फर्क पड़ सकता है। दैट इज वन अमंग्स द मेनी अदर इंपैक्ट्स ऑन इंडिया। नाउ रेजिम चेंज की जहां तक बात हो रही है, यस, इसमें इंडिया के एंगल से जो मुझे दिखता है, आई मे बी वेरी रॉन्ग, इस रेजिम चेंज में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा गेम खेल सकता है। सर, पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है करीब 1000 किलोमीटर का, ओके, और जब अगर मानिए इजराइल के अटैक्स द्वारा ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी, एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि इनका ऑब्जेक्टिव है रेजिम चेंज इंक्लूडिंग अमेरिका, तो ऐसे हालात जब होंगे ईरान के अंदर, पाकिस्तान आराम से अमेरिका से कह सकता है, यू नो व्हाट, मैं आपको मदद करता हूं, मेरे बॉर्डर द्वारा आपको जितने वेपन्स या एजेंट्स भेजने हो भेजो अंदर। वैसे भी साउथ बलूचिस्तान, जो साउथ ईस्ट जो ईरान का है, वहां पे इंसर्जेंसी है, और वहां के जो वो देखिए, दुनिया में एक प्रॉब्लम है, आप उनको आतंकी कहते हो, वो अपने को फ्रीडम फाइटर कहते हैं। तो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं साउथ बलूचिस्तान के ईरान, वो पाकिस्तान में रिजाइड भी काफी करते हैं। पाकिस्तान उनको खोल दे जाओ, और पाकिस्तान ये चुपचाप करे पीछे से, और इजराइल से भी डील करे, आप आओ यहां से सामान भेजो, वेपन्स भेजो, इंसर्जेंट्स भेजो। तो पाकिस्तान बड़ी स्मार्टली रिपीट कर सकता है जो ये पिछले 30-40 साल से करता है हमेशा, अपनी ज्योग्राफी का एडवांटेज लेके, जैसे अफगानिस्तान में लिया, जैसे चाइना के साथ सीपेक कॉरिडोर में लिया। चाइना को पाकिस्तान की क्या जरूरत है? चाइना को जरूरत है बिकॉज ऑफ द सीपेक कॉरिडोर, जो उसको गोदार पोर्ट दे रहा है, वार्म वाटर पोर्ट, जो उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सस्ता करेगा, डिस्टेंस कम करेगा इत्यादि। तो पाकिस्तान बहुत स्मार्टली अपने को पोजीशन कर सकता है। ये जब समीकरण बनेगा ऑफ अ सिचुएशन इन फ्यूचर व्हेन रेजिम चेंज का प्रयास किया जाएगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यही एक रास्ता है। न्यूक्लियर रिसर्च को आप ब्लास्ट करके इजराइल कर लेगा, बट फिर भी ईरान तो पूरा देश तो रहेगा ही ना, ईरान तो देश रहेगा ही, और उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है, पॉलिसीज है, फॉलो करेगा। तो अगर आपको रियल चेंज, और ईरान में बाय द वे कंडीशंस भी हैं, जैसे भी बात हो रही थी हिजाब को लेकर के है, उनके नॉर्थ में वहां कर्ड्स भी हैं, ऑपोजिशन भी है, चांस कम है, बट इसका प्रयास होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान अपने को इंटरजेक्ट करेगा। लास्टली आई विल कम टू वन लास्ट पॉइंट, अगेन 2 पॉइंट्स क्विकली जो एम्बेसडर सज्जन ने कहे, आपने कहे, बहुत इंपॉर्टेंट। अरब स्ट्रीट पे जब एंगर आएगा ना, सबसे बड़ा खतरा अरब्स को ही है। ये सब मोनार्की है, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई इत्यादि, ये सब अपने को, अपनी मोनार्की को रख रहे हैं स्टेबल, बट अगर अरब स्ट्रीट्स में पैलेस्टाइन के मुद्दे को लेकर इमोशंस आ गई तो इनका तख्ते पलट हो जाएंगे, वो भी हो सकता है। एंड लास्टली, इजराइल को नुकसान, यस डेफिनेटली, बाकी और छोड़िए, इजराइल के अंदर इजराइल के लोगों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है इजरायली गवर्नमेंट का, वो ये है कि हम एक सिक्योरिटी देंगे, दुनिया भर के जूस यहां आओ रहो। 7 अक्टूबर को वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो इजरायली स्टेट का फाउंडिंग प्रिंसिपल है, इजरायली स्टेट क्यों बनी, कि यहां आओ, यहां आपको कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। 7 अक्टूबर को इजराइल की वो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी शैटर हो गई है, और इस तरह से अगर माहौल चलते रहे तो आसपास जब ये होंगे, उथल पुथल होंगी, तो ये रीजन इंक्लूडिंग इजराइल बहुत ही टर्मोइल में रहेगा। ठीक है,
टिकू मैम, मैं थोड़ा इतिहास में पीछे जाके सवाल पूछता हूँ। 67 में जो हम 6 डे वॉर कहते हैं, जिसमें तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे अरब कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, वो तो इस बार है ही नहीं। ये आप ज़्यादातर लड़ाई लड़ रहे हो आतंकवादी गुटों से, और अब ईरान क्योंकि वो उन्हीं के पनपे हुए हैं तो वहाँ वो एक देश के तौर पे आया है। क्या फिर से हम कुछ उस तरह की चीज़ देखेंगे इजराइल की तरफ से कि वो अगले 50 साल के लिए फिर से एक पूरा स्टेटमेंट सेट कर देगा कि फिर अब मेरी तरफ आना मत, नहीं तो यही सब होगा? क्या उसी तरह की कोई पिक्चर फिर बनेगी? आई विश कि ये इतना सिंपल होता। जो 6 डे वॉर की जो सक्सेस इजराइल को मिली और जिसकी इनफैक्ट टर्निंग पॉइंट था इजराइल की हिस्ट्री में, उसके बाद वो अपने आप में इतनी बड़ी पावर मानी गई पूरे मिडिल ईस्ट में, कि अभी तक उनको अगर आप देखें अरब कंट्रीज जो है उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है ऑन द सरफेस, या ओपनली उनके साथ जंग नहीं लड़ रही है, जबकि पब्लिक सेंटिमेंट इनफैक्ट मोहम्मद बिन सलमान बहुत परेशानी में होंगे कि जो उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था इजराइल की तरफ से, नॉर्मलाइजेशन की जो बात हो रही थी कि रिलेशंस इजराइल और जितने भी ये इजराइल, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये जितनी कंट्रीज है जो एक टाइम पे जिन्होंने क्वेश्चन किया था, चैलेंज किया था डायरेक्टली इजराइल को, अब उस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो उनको चैलेंज करे। लेकिन साथ ही साथ रविंद्र के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जितनी भी अरब कंट्रीज है, ये जो मोनार्कीज है जो बैठी है, ये मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है, डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है, ये तानाशाह है। और तानाशाहों के खिलाफ जब पब्लिक सेंटिमेंट इतना बढ़ जाएगा, क्या उसकी आंच जो है इजराइल को नहीं छुएगी? मुझे नहीं लगता है कि इस कंप्लेसेंसी या इस कंफर्ट में इजराइल बैठा होगा या बैठा है। ये 6 दिन का कोई मिरेकल होने वाला नहीं है। कोई भी बेशक अगर उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को ध्वस्त भी कर दिया और रिजिम चेंज भी कर ली, उसके बाद ये कहना कि वहाँ मिडिल ईस्ट बिल्कुल नॉर्मल और पीसफुल हो जाएगा, ये बहुत बड़ा इल्यूजन और डिल्यूजन है किसी को भी अगर है तो। दूसरी बात कि ये इसमें अगर आप देखें जो सुन्नी शिया वाला जो एक डिवाइड है, वो और ज्यादा शार्पन हो रहा है आज की डेट में। एक तरफ से टर्की तो खुशी हो रहा होगा, खुशियां मना रहा होगा कि ईरान को लात पड़ रही है, और मोहम्मद बिन सलमान भी जो है वो कॉर्नर हो रहे क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट उनके खिलाफ है, और टर्की जो है ओपनली धमका रहा है इजराइल को, ओपनली वो वेस्ट को धमकाता है। तो उन्होंने अपनी जो एक इमेज बनाई है जी, वो ये सोच रहे होंगे कि टर्की जो एक मुस्लिम वर्ल्ड की जो खलीफत का जो एस्पिरेशन रखते हैं कि ऑटोमन खलीफत की तरह दोबारा से रिवाइव होगा, रेस्टोर होगा, ये सेंटिमेंट जो है ये मोबिलाइज होने की आप एक्सपेक्टेशन रखें, और उससे क्या नुकसान हो सकता है मिडिल ईस्ट में वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से इजराइल का रास्ता कोई आसान है या पूरे मिडिल ईस्ट का कोई रास्ता आसान है। इनफैक्ट वेस्ट भी इस सब में एम्ब्रॉयल होता जा रहा है। ये कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे थमेगा, किसी को नहीं मालूम। ये मुझे लगता है पेंडोरास बॉक्स है, ये खुल गया है, इसमें से नई नई कॉम्प्लिकेशंस निकलेंगी। लेकिन अंत में मैं ये कहूंगी कि चाइना जो है वो इसको देखकर क्या सोचता होगा, क्या स्ट्रेटेजाइज करता होगा, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है सोचने के लिए। ठीक है, ये अच्छा आपने सवाल उछाला भी यहाँ पे, लेकिन शायद अब इसके लिए एक पूरा अलग एपिसोड लगेगा। फिलहाल तो समय समाप्त हो रहा, हार्डली शायद 30 सेकंड रह गए मेरे पास। दीपक सर, इस पेंडोरा बॉक्स में अगले 7 दिन समझ लीजिए क्या देखने को मिलेगा? 30 सेकंड से जो भी आप बता पाएं। मैं इतना कहूंगा कि इजराइल ने तो पहले कह दिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कि जाके अमृतसर के छोले खाओ। आपके प्रोसिक्यूटर ने बोला है कि अरेस्ट वारंट इशू करो अगेंस्ट नेतन्याहू एंड जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, तो उसका कुछ नहीं होने वाला। बेकार के लोग हैं, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर स्टेबिलिटी इज गोइंग टू कम बैक। सबका इंटरेस्ट वही है, इजराइल ठोकेगा ईरान को। और जैसा बिल्कुल सही कहा रविंद्र साहब ने और मैडम ने कि जो जितने वहां अरब स्टेट्स हैं, सुन्नी स्टेट्स हैं, वो सब आके भांगड़ा करेंगे कि हमने ठोक दिया इस आदमी को जो पंगा ले रहा था हमसे।
जी चलिए ठीक है। तो खैर ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेट्स सी कि यहाँ से कैसे टर्न अराउंड होती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस यहाँ बैठ के शायद उस पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिचुएशन को एनालाइज हमारे एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी तरह किया कि क्या था, पर्दे के आगे क्या दिख रहा है, पर्दे के पीछे एक्चुअली क्या चल रहा है, और शायद कुछ ऐसी चीज़ें भी जो अब भी हमें नहीं पता और निकल कर सामने आएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबका इंटरेस्ट है। हम सीधे वहाँ इन्वॉल्व नहीं है, खड़े नहीं है, लेकिन है तो इसी पृथ्वी का, इसी ग्लोब का हिस्सा, तो हम भी इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं और इसको जानना समझना उतना आसान नहीं, लेकिन आज आप लोगों ने इसे काफ़ी आसान बना दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे इस पर बातचीत होती रहेगी, आप फिर आमंत्रित होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद।